नमस्कार दोस्तों, राम राम। ये एलडीसी का पेपर है, ठीक। एलडीसी है ना, 2018 का है और प्रश्न पत्र प्रथम है ये, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन है, बता देता हूँ कुछ, यानी 50 के लगभग साइंस के हैं, राजस्थान जीके से भी संबंधित है, तो जितने हो जाएंगे वो देख लेंगे, ठीक है। प्रकाश की एक किरण परावर्तित समतल सतह पर सतह के साथ 56 डिग्री कोण पर आपतित होती है, परावर्तन कोण का मान होगा। पोर्ट को COM पोर्ट के साथ से भी जाना जाता है। किस जल विद्युत परियोजना राजस्थान ना, फिर राजस्थान जीके से संबंधित क्वेश्चन। उपग्रह फोन पे कम गति संचार के लिए पृथ्वी के निचले कक्षा उपग्रह नक्षत्र है, ठीक। अजमेर का तो आ जाएगा अजय राज आ जाएगा। अर्णोराज आना सागर की स्थापना की थी। भारत छोड़ो आंदोलन, निम्बार्क संप्रदाय की मुखपीठ कहाँ है, ठीक। राजस्थान में थोक मूल्य सूचकांक, तो ये करंट से तो क्या ही आएंगे। फिर ये इस प्रकार से देख रहे हैं क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे भाई, ठीक है। लेकिन जो प्रारूप रहेगा ना क्वेश्चनों का, वो 2026 के रहेंगे। लेकिन जो फैक्ट है वो फैक्ट तो ये यहाँ से भी तो आ सकते हैं, वहाँ से भी आएंगे, यहाँ से भी आएंगे। लेकिन जो प्रारूप रहेगा ना पेपर का, जो 2026 रीट का लगा है ना, उस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। यानी कि एक ही क्वेश्चन में 5-6 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो तोड़ मरोड़ के ओल्ड क्वेश्चन पेपरों से ही क्वेश्चन दिए जाते हैं और ऑथेंटिक बुकों से। तो चलिए देख लेते हैं, ठीक है। फिर ये मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन है। फिर है ना, ये मैथ रीजनिंग के हैं, लगभग में 50 क्वेश्चन है ये। तो साइंस के और वो देख लेते हैं, जीके के, है ना। बताइए भाई, एक क्षैतिज विकसित मोटा गूदेदार जिसमें शुष्क छिलकेदार पत्तियां, शीर्षस्थ कलिका, अपास्तनिक मूल हो कहलाता है। कार्म, राइजोम, ट्यूबर, बल्ब। राइजोम। एक क्षैतिज विकसित मोटा गूदेदार जिसमें शुष्क छिलकेदार पत्तियां, शीर्षस्थ कलिका, अपास्तनिक मूल को कहलाता है राइजोम। वो क्या है, वो गाय है ना, हार है, तो हार में वो गाय का बछड़ा है, वो ये, तो वो क्या है कि गाय है जो दूर गई है चरने, है ना, तो इस वजह से वो पुकार रहा है अपनी माता जी को। अब ये 2 5 है, छोटे, है ना। हार में गाय है, आ जाएगी पीने के लिए, पानी आएगी, पानी पीने आएगी ना, तब आ जाएगी। एक क्षैतिज विकसित मोटा गूदेदार जिसमें शुष्क छिलकेदार पत्तियां, शीर्षस्थ कलिका, अपास्तनिक मूल वो कहलाता है। एक में डी है, राइजोम। जीन्स जो विपरीत लक्षणों के संकेतक है कहलाते हैं, क्या करें भाई, जीन्स जो विपरीत लक्षणों के संकेतक है कहलाते हैं जीन्स। एलील, संकर, पीढ़ियाँ, फिलियल। जीन्स जो विपरीत लक्षणों के संकेतक कहलाते हैं, साइंस के क्वेश्चन है। एलील, जीन्स जो विपरीत लक्षणों के संकेतक कहलाते हैं, एलील। फिर मानव जाति में लिंग, ये तो XY हो जाएगा ना, XXXY। हाँ, तो लिंग निर्धारण C 3 में, हाँ सही है ये तो, XXXY। किस विधि पर आधारित है, XXXY, ठीक। एक खाद्य श्रृंखला सर्वथा प्रारंभ होती है। मानव जाति में लिंग निर्धारण किस विधि पर होता है, XXXY। तो एक जगह क्वेश्चन आया था शायद XY, हाँ, तो ये न दे के उसने ये दे दिया होगा, है ना, तो XXXY ध्यान रखना है। एक खाद्य श्रृंखला सर्वथा प्रारंभ होती है, तो ये तो नहीं, श्वसन से कोई मतलब नहीं है, प्रकाश संश्लेषण ही कर देते हैं, ठीक है। प्रकाश 4 हाँ सही है, प्रकाश संश्लेषण से। एक खाद्य श्रृंखला, जैसे कि भाई घास के छोटे छोटे तिनके हैं, उनको चूहा खाता है, ठीक है। चूहा को कौन खाता है, चूहा को शेर खाता है, ठीक है। या फिर चूहा को बाज खाता है ना, या फिर चूहा को, इस प्रकार से वो क्रम जाता है ना, वो बड़ी बात है खाद्य श्रृंखला। प्रकाश संश्लेषण से। आरज रोग के क्या लक्षण है, तेज हृदय गति, बड़ा पेट, ऊर्जा की कमी, क्या ये सभी कर दें, 5 में ये सभी है भाई।
RH रोग के क्या लक्षण हैं? यानी तेज हृदय गति, बड़ा पेट और ऊर्जा की कमी। ठीक, RH रोग का क्या कारण है? RH। ठीक, ध्यान रखना भाई, RH तेज हृदय की गति, बड़ा पेट, ऊर्जा की कमी। 2018 LDC का है। फिर डीएनए अणु के दोनों सूत्र अपने अपने नाइट्रोजनी क्षारक द्वारा किस बंधु से जुड़े होते हैं? डीएनए अणु के दोनों सूत्र, बता भाई क्या करे इसमें। डीएनए, पहले तो ये बता, ये जो डीएनए है ना, इसकी फुल फॉर्म बता डीएनए की। डी राइबोक्सिक न्यूक्लिक अम्ल, डी राइबोक्सिक न्यूक्लिक अम्ल, सही है क्या? डी राइबोक्सिक न्यूक्लिक अम्ल। आरएनए की बता, तो फिर आरएनए की। और एड्स की तो है, AIDS की तो एक्वायर्ड एमिनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम, ये तो याद है, एक्वायर्ड एमिनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम AIDS। लेकिन आरएनए और डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल, आरएनए देखना पड़ेगा ये, है ना। 6 में डी है। डीएनए अणु के दोनों सूत्र अपने अपने नाइट्रोजन क्षारक द्वारा किस बंध से जुड़े होते हैं? हाइड्रोजन। 6 में डी है। डीएनए अणु के दोनों सूत्र अपने अपने नाइट्रोजन क्षारक द्वारा किस बंध से जुड़े होते हैं? हाइड्रोजन। अच्छा, डीएनए अणु के दोनों सूत्र अपने अपने नाइट्रोजन क्षारक द्वारा किस बंध से जुड़े होते हैं? हाइड्रोजन। 6 में डी। फिर विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है? तो फिर विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है? तो ये तो वो आ जाएगी ना, इंग्लिश देख ले, इकोलॉजी। पर्यावरण की बात है ना, तो ये तो नहीं आएगा, ये है ना इकोलॉजी, सही है साथ में, हाँ इकोलॉजी। ठीक है, पारिस्थितिकी। शरीर में लाल रुधिर कणिकाओं की कमी को कहते हैं? जब ये एनीमिया आ जाएगा, ठीक है, एनीमिया, शरीर में लाल रुधिर कणिकाओं की कमी, देख ले भाई, ग्लासीमिया, लिपिडीमिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। एनीमिया आना चाहिए भाई, यानी कि खून की कमी, ठीक, कमजोरी। देखते हैं 8 में, हाँ सही है, एनीमिया, शरीर में लाल रुधिर कणिकाओं की कमी को कहते हैं एनीमिया। डीएनए में दे रखा क्या इसने पूरा नाम डीएनए का? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल। डीएनए के मॉडल को प्रस्तावित किया गया वाटसन एवं क्रिक ने। जब है ना, वो ये अपन से यूँ पूछेगा कि निम्नलिखित को ना सम्मिलित कीजिए, ठीक है, और वो संदेह देगा और ये प्रतिपादक है उनका नाम दे देगा। वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए के मॉडल को, अब एक क्वेश्चन आया था कि बताइए डीएनए का मॉडल किसने दिया था? वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए के मॉडल को प्रस्तावित किया 1953 में, ठीक है, 1953 है भाई। वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए के मॉडल को प्रस्तावित किया 1953। 9 के बाद में 10 है। एक गहरे रंग के रवाहीन पदार्थ जो कि सूक्ष्मजीवी क्रिया के लिए उच्च प्रतिरोधी होता है और उसका अपघटन बहुत धीमी गति से चलता है, कहलाता है, बता क्या करेगा? एक गहरे रंग से रवाहीन पदार्थ जो कि सूक्ष्मजीवी क्रिया के लिए उच्च प्रतिरोधी होता है और उसका अपघटन बहुत धीमी गति से चलता है। जब है ना, इसमें अपरदन वो अलग है भाई, जैसे कि अपरदन, जैसे कि वो जल के माध्यम से जो भूमि का कटाव होता है वो अपरदन होता है, वो वाला अपरदन नहीं है, ये अपरद है, वो अपरदन है। तो अपघटन बहुत धीमी गति से चलता है। हामुस यहाँ पर अपघटक करें, हामुस तो नहीं, उच्च प्रतिरोधी होता है और उसका अपघटन बहुत धीमी गति से होता है। सूक्ष्म क्रिया के लिए उच्च प्रतिरोधी अपघटक देखते हैं। 10 नहीं, ये हामुस है भाई। एक गहरे रंग के रवाहीन पदार्थ जो कि सूक्ष्मजीवी क्रिया के लिए उच्च प्रतिरोधी होता है और उसका अपघटन बहुत धीमी गति से चलता है, कहलाता है हामुस। अब है ना, हामुस तो वो भी कहते हैं जैसे कि खेत है, खेत में जैसे कि उपजाऊपन के लिए, यहाँ पर फसल की पैदावार के लिए हामुस की मात्रा अच्छी होनी चाहिए, है ना, तो वो हामुस, ठीक है। जीएमओ है, जीएमओ का पूरा नाम क्या है? जीएमओ 11C
सी का मतलब है आनुवांशिक रूपांतरित जीव, है ना। सी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जेनेटिकली है ना, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है आनुवांशिक रूपांतरित जीव, आनुवांशिक रूपांतरित जीव, ठीक है। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, नाम पूरा क्या है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, GMO। निम्न कौन सा रोग जीवाणु द्वारा होता है, जीवाणु द्वारा होता है, बता क्या करें। जीवाणु, जीवाणु को क्या बोलेंगे, जीवाणु को बैक्टीरिया, और वायरस को वी से वायरस, वी से विषाणु। कौन सा रोग जीवाणु द्वारा होता है, जीवाणु द्वारा होता है, पोलियो कर देते हैं, पोलियो, पोलियो जीवाणु, टाइफाइड, हेमोफीलिया, देखते हैं 12 में सी है, टाइफाइड है भाई। ट्यूबरक्लोसिस टाइफाइड को ही कहते नहीं, ट्यूबरक्लोसिस तो वो तो टीबी है, ट्यूबरक्लोसिस वो टीबी है। निम्न में कौन सा रोग जीवाणु द्वारा होता है, टाइफाइड, टाइफाइड ये उसको बोलते हैं, बुखार को बोलते हैं ना, बुखार, ठीक है, यानी कि सर्दा नहीं रहती है, खाने पे भी मन नहीं करता है, ठीक, वो है टाइफाइड, बुखार। ज्वर बोल सकते हैं इसको, हिंदी में बोलते हैं ज्वर, इंग्लिश में टाइफाइड। निम्न में कौन सा रोग जीवाणु द्वारा होता है, टाइफाइड, टाइफाइड, 12 में सी, टाइफाइड। निम्न में कौन सा रोग जीवाणु द्वारा होता है, टाइफाइड है, ठीक है, टाइफाइड। शरीर में किस हार्मोन की कमी से मधुमेह होता है, तो इंसुलिन कर दें, मधुमेह होता है, 13 में है ना, इंसुलिन की कमी से, हार्मोन की कमी से मधुमेह होता है, इंसुलिन, इंसुलिन। फिर 14, बता भाई क्या करें। किसके द्वारा अधिकतम सूर्य ऊर्जा ग्रहण की जाती है, जब न घास या फिर शैवाल, फिर जंतु या फिर वृक्ष। इसमें शैवाल आना चाहिए भाई, सबसे ज़्यादा जो प्रोटीन वगैरह है ना, सबसे ज़्यादा ऊर्जा देने वाला वो शैवाल ही होता है। तो शैवाल वैसे समुद्र में होता है, शैवाल को ही बोलते हैं काई, वो बात तो तेरी सही है, लेकिन क्या करें, तो अब इसमें ऑप्शन के हिसाब से चल शैवाल ही करते हैं। 14 में सी सही है, शैवाल, ठीक। किसके द्वारा अधिकतम सूर्य ऊर्जा ग्रहण की जाती है, सूर्य ऊर्जा ग्रहण की जाती है अधिकतम, शैवाल, काई को बोलते हैं। सबसे वो प्रोटीन, सबसे ज़्यादा प्रोटीन मिलता है भाई इसमें, समुद्र में, है ना, वो काई मिलती है। निम्न में कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, भौतिक परिवर्तन का सीधा सट्टा जुगाड़ है, जैसे कि जो पदार्थ है उसको अगर वापस नहीं पाया जा सकता तो वो भौतिक पदार्थ है, और अगर वह प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है, प्राप्त किया जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है, तो इसका मतलब है वो रासायनिक परिवर्तन है। जैसे कि बर्फ़ है, बर्फ़ पिघल गई, ठीक है, तो बर्फ़ से जल प्राप्त किया जा सकता है, जल से बर्फ़ प्राप्त की जा सकती है। लेकिन जैसे कि कागज़ है, कागज़ अब जला दिया तो ये थोड़ी है जले हुए कागज़ से कागज़ को प्राप्त किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता, तो उसका मतलब वो भौतिक है, ये रासायनिक है। और जो रेलिंग है, अगर काई वगैरह लग रही है तो वो रासायनिक है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। 15 में डी है, निम्न कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, दिए गए सभी विकल्प, कागज़ का फटना, पेड़ को काटना, जल का बर्फ, ये थोड़ी पेड़ को काट दिया तो वो फिर से स्थापित कर देंगे, नहीं, कागज़ का फटना या फिर फाड़ना, पेड़ को काटना, जल का बर्फ बनना, कागज़ का फटना, पेड़ को काटना, जल का बर्फ बनना, जल का बर्फ भौतिक उदाहरण है, हाँ तो सही तो है, जल का बर्फ बनना, 15 में डी। फिर स्टार्च आयोडाइड पत्र का उपयोग किया जाता है, अब आता तो है नहीं है ना, तुक्का देते हैं, किसी ऑक्सीकारक के अभिज्ञान के लिए, किसी अपचायक के अभिज्ञान के लिए, एक के अभिज्ञान के लिए, स्टार्च के अभिज्ञान। 16 में ये है भाई, किसी ऑक्सीकारक के अभिज्ञान के लिए स्टार्च आयोडाइड पत्र का उपयोग किया जाता है, आयोडाइड, स्टार्च आयोडाइड पत्र का उपयोग किया जाता है किसी ऑक्सीकारक के अभिज्ञान के लिए।
चूने के पानी में CO2 प्रभावित करने पर चूने का पानी हो जाता है। बता, CO2 का मतलब तो वही तो है। ये बता, ठोस बर्फ किसे कहते हैं? ठोस बर्फ है ना, कार्बन डाइऑक्साइड को बोलते हैं। ठीक, ठोस बर्फ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और जो विद्युत है, विद्युत की सबसे बेस्ट सुचालक कौन सा होता है? यानी कि चांदी सबसे बेस्ट कुचालक है, चांदी। विद्युत धारा सबसे अच्छी प्रभावित होती है चांदी में। और कुचालक वैसे तो लकड़ी है, लेकिन CO2 और CO का मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है, तो ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं? ये देखना पड़ेगा भाई, है ना। कोई नहीं, धीरे 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 करेंगे तो हो जाएगा। 17 में ये है, दूधिया। चूने के पानी में CO2 प्रभावित करने पर चूने का पानी हो जाता है दूधिया। वो जैसे कि पानी की बाल्टी ली और वो खड़ी बोलते हैं ना, खड़ी, वो थैली आती है खड़ी को, वो करते हैं जब वो बुलबुले से आते हैं और वो दूधिया दूधिया कलर हो जाता है एकदम पागुले से, भैया तो बहुत गर्म होगा। आ देते हैं तब भी कुछ नहीं होता है उसमें ना, चूने में पहले पोतते थे ना तब आते, अब तो ये डिस्टम्बर वगैरह चल गए। चूने के पानी में CO2 प्रभावित करने पर चूने का पानी हो जाता है दूधिया। 18, जब रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक प्रयुक्त किया जाता है तब। जब रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक प्रयुक्त किया जाता है तब, इंग्लिश देख लें। व्हेन ए कैटलिस्ट इज यूज इन ए केमिकल रिएक्शन देन, जब रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक प्रयुक्त किया जाता है तब। तो उत्पाद की मात्रा प्रभावित होती है, संकीर्ण ऊर्जा प्रभावित होती है। ये समझ में ही नहीं आती, बस समस्या यही है। जब रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक प्रयुक्त किया जाता है तब। उत्प्रेरक का मतलब क्या है? यूज इज ए केमिकल रिएक्शन देन, तो फिर उत्पाद की मात्रा प्रभावित होती है, सक्रियकरण ऊर्जा प्रभावित होती है, सब्सट्रैक्ट की मात्रा प्रभावित होती है, अभिक्रिया की तापीय धारिता प्रभावित होती है। 18 में भी है, ठीक है। सक्रियकरण ऊर्जा प्रभावित होती है, सक्रियण ऊर्जा प्रभावित होती है। जब रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक प्रयुक्त किया जाता है तब सक्रियण ऊर्जा प्रभावित होती है। जब रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक प्रयुक्त किया जाता है तब सक्रियण ऊर्जा प्रभावित है। सक्रियण मतलब अभिक्रिया में उत्प्रेरक प्रयुक्त किया जाता है तब सक्रियण ऊर्जा प्रभावित होती है। फिर निम्नलिखित में किस प्रक्रिया के दौरान है वह प्रक्रिया में अमोनिया और लोह Fe की सतह के बीच बंध कमजोर पड़ता है एवं टूटता है? हैबर प्रक्रिया में अमोनिया और लोह नहीं है, दो ही करते हैं कि वो पता तो है नहीं है। 19 में नहीं भाई, डी है, विशोषण। निम्नलिखित किस प्रक्रिया के दौरान हैबर प्रक्रिया में अमोनिया और लोहे मतलब Fe की सतह के बीच बंध कमजोर पड़ता है एवं टूटता है? विशोषण। हैबर प्रक्रिया में अमोनिया और लोहे की सतह के बीच बंध कमजोर पड़ता है एवं टूटता है, विशोषण है भाई, विशोषण। जब आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो चार धातुओं का आकार, आवर्त सारणी मतलब ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो चार धातुओं का आकार बढ़ता है, कम होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, या तो बढ़ता है या कम होता है। नहीं, ऐसा तो सिस्टम नहीं आएगा ना, कुछ तो होगा। ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो चार धातुओं का आकार, एक अर्ध है क्या इसमें? 20 में यही है भाई। जब आवर्त सारणी किसे कहते हैं? में ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो चार धातुओं का आकार बढ़ता है। फिर 20 के बाद में 21 है। कौन सा उदाहरण थर्मोसेटिंग बहुलक का है? थर्मोसेटिंग बहुलक का है पीवीसी वो होते हैं जैसे कि अपना ये फिटिंग वगैरह करते हैं ना घरों में, पानी की जो नल वगैरह, टूटी वगैरह, वो नल वगैरह की लाइन लगती है मकान के, जो नल फिटिंग वगैरह करवाते हैं वो पीवीसी लाइन के माध्यम से ही उनमें वो आता है पानी, पीवीसी। पॉलीथीन थैली को ही बोलते हैं। अब बैकलाइट और नियोप्रीन, इनका पता नहीं है। 21 में सी है बैकलाइट। कौन सा उदाहरण थर्मोसेटिंग बहुलक का है?
बेकेलाइट IUPAC नेम ऑफ IUPAC नेम ऑफ यौगिक HCC का IUPAC नाम है, पता नहीं भाई। 22 में ए। एरोमेटिक यौगिक का चयन कीजिए। एरोमेटिक तगड़े दे रहा है भाई। 23 में बी है। एरोमेटिक यौगिक का चयन कीजिए। CFC है ना, ये तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, रूप से अधिक स्थायी होते हैं क्योंकि इनमें नहीं होता। तो फिर CFE क्लोरोफ्लोरोकार्बन तो होता है, तो स्थायी होते हैं क्योंकि इनमें नहीं होता। चॉइस में BR नहीं होता भाई, B और R, जबकि H और Cl तो होता है। H और Cl होता है, BR नहीं होता है। CFC रासायनिक रूप से अधिक स्थायी होता है क्योंकि इनमें नहीं होता BR, जबकि H होता है, C1 होता है। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन बोलते हैं ना, फ्रिज वगैरह इनसे निकलती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। चॉइस के बाद में प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है, और ये पहले भी पूछा था, अब भी पूछ सकता है। जब ये याद तो किया था ना पढ़ने, लेकिन वो ऑप्शन अच्छा दे देता है तो फिर दिमाग की दही हो जाती है। तो फिर CaSO4 2H2O, चलिए यही कर देते हैं। यहाँ पर ये 1/2H2O है, फंसा दिया इसने। प्लास्टर ऑफ पेरिस रट्टा तुम्हारा था। 25 में बी है भाई। कोष्टक है CaSO4, कोष्टक बंद कर दिया। फिर आ जाता है 1/2 H2O, ठीक। तो CaSO4 कोष्टक में, फिर 1/2 H2O, 1/2 H2O, 1/2 H2O, ठीक है। 4 धातुओं के अमोनिया में विलयन के लिए निम्न में कौन सा कथन असत्य है? 4 धातुओं के अमोनिया में विलयन के लिए निम्न में कौन सा कथन असत्य है? बताइए भाई, क्या करना है इसमें? विलयन के लिए में कौन सा कथन असत्य है? 26 में बी है। प्रकृति प्रतिचुंबकीय होती है। प्रकृति प्रतिचुंबकीय होती है। प्रकृति प्रतिचुंबकीय होती है। 4 धातुओं के अमोनिया में विलयन के लिए निम्न में कौन सा कथन असत्य है? इसको हटा दे भाई। 4 धातुओं के अमोनिया में, 4 और अम्ल है ना, विलयन के लिए निम्न में कौन सा कथन असत्य है? यह असत्य है, जबकि विलयन का रंग नीला होता है, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। अच्छा, 4 धातुएं अमोनिया में विलय होती है। दोबारा देखते हैं, है ना, बी को तो हटा दे। 4 धातुओं के अमोनिया में विलयन के लिए निम्न में कौन सा कथन असत्य है? हटा दिया, जबकि विलयन का रंग नीला होता है। विलयन विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। 4 धातुएं अमोनिया में विलय होती है। 4 धातुएं अमोनिया में, 4 धातुएं अमोनिया में विलय होती है। अमोनिया में विलय होती है, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। विलयन का रंग नीला होता है। कुछ पल्ले नहीं पड़ी बात। विलयन का मतलब क्या बोलते हैं? स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट ऑफ द सॉल्यूशन एल्काइल मेटल्स इन एमोनिया। 26 में बी है भाई। विलयन का रंग नीला होता है, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। 4 धातुएं अमोनिया में विलय होती है। अब बता तो ले, कौन सा पदार्थ क्लोरीन के साथ गर्म करने पर ब्लीचिंग पाउडर देता है? तो ये तो ब्लीचिंग पाउडर है ना। त्वरित चूना तो ये फंसाने के लिए दे रहा है गारंटी से। तो भुजा चूना, कौन सा पदार्थ क्लोरीन के साथ गर्म करने पर ब्लीचिंग पाउडर देता है? जिप्सम तो नहीं जचती बात है ना। देखते हैं 27 में क्या है। बी है भाई, भुजा चूना ही है, भुजा चूना, ठीक। कौन सा पदार्थ क्लोरीन के साथ गर्म करने पर ब्लीचिंग पाउडर देता है? भुजा चूना, क्लोरीन के साथ गर्म करने पर भुजा चूना। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है तो इसको बोलते हैं 28 में भी मेथेन बोलते हैं इसको। मेथेन, ठीक, मेथेन प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है मेथेन।
प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है मैथेन। मैथेन, ठीक है। 28 में भी मैथेन। मैथेन प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है। एथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस इज मुख्य घटक है मैथेन। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। मैथेन, मैथेन, ठीक है। और वैसे कौन कौन से हैं? एथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, है ना। तो प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है मैथेन। मैथेन, ठीक, मैथेन। 29 ऐसे नहीं है कि क्वेश्चन नहीं आएंगे, आएंगे इसमें से 8-10 क्वेश्चन तो फंस जाएंगे। 8-10, 10-12 डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से। विभिन्न मान के कई प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़कर, भाई ये कह रहा है विभिन्न मान के कई प्रतिरोधों, जैसे प्रतिरोध ये लाइट की डोरी गई ये मान लेता है ना, ये इतनी मोटी है और एक ये इतनी पतली है। कई प्रतिरोधों को समानांतर क्रम मतलब जैसे कि सीधा, है ना। उन्हें बैटरी से जोड़ने पर विभिन्न प्रतिरोधों को प्रभावित होने वाली धारा, उनके सिरों के मध्य विभवांतर। विभिन्न मान के कई प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़कर उन्हें बैटरी से जोड़ने पर विभिन्न प्रतिरोधों में प्रभावित होने वाली धारा एवं उनके सिरों के मध्य विभवांतर। अब बता क्या करें? विभिन्न प्रतिरोधों के लिए भिन्न भिन्न होंगे, सभी प्रतिरोधों के लिए समान होंगे। धारा का नहीं, जैसे कि अगर मोटी लाइन है पतली लाइन है उसका भी फर्क पड़ता है ना, कि भाई धारा तेज किस में बहती है, करंट सबसे ज़्यादा किस में जाएगा किस में नहीं जाएगा। धारा का मान समान होगा लेकिन विभिन्न प्रतिरोधों के सिरों के मध्य विभवांतर भिन्न भिन्न होगा। धारा का मान भिन्न भिन्न होगा लेकिन सभी प्रतिरोधों के लिए विभवांतर एक समान होगा, है ना। ये भी तो नहीं है। उन्हें बैटरी जोड़ने पर विभिन्न प्रतिरोधों में प्रभावित होने वाली धारा एवं उनके सिरों के मध्य विभवांतर। धारा का मान भिन्न भिन्न होगा, ये बात तो सही है। धारा का मान समान होगा लेकिन विभिन्न प्रतिरोधों के सिरों के मध्य विभवांतर भिन्न भिन्न होगा। अब सी या डी में से है, तो धारा एक समान कैसे जाएगी? एक समान तो नहीं जानी चाहिए। चल डी देखते हैं। 29 में सही है, 29 में डी। धारा का मान भिन्न भिन्न होगा, भाई जैसे कि एक तो मोटा तार है, ठीक, तो उसमें तो धारा प्रवाह ज़्यादा ही होगी ना, और एक पतला तार है कमज़ोर है, ठीक है। चाहे वो किसी प्रकार के समानांतर क्रम में जुड़े हुए हो, तो धारा का मान भिन्न भिन्न होगा लेकिन सभी प्रतिरोधों के लिए विभवांतर एक समान होगा। विभवांतर एसी और डीसी, जो जैसे कि जो लाइट आती है ना, जैसे कि ये डीपी है, अब डीपी है ना, और ये जैसे कि 3 तार आ रहे हैं और ये डीपी है, तो ये डीपी से पहले अगर ये लाइट है ना, तो इसका मतलब है ये वो है कौन सी बोलेंगे इसको? एसी बोलेंगे या डीसी बोलेंगे? तो ये जो डीपी से जब निकलती है ना लाइट, इसको बोलते हैं एसी, ठीक है। और इससे पहले ये डीसी, जैसे कि जनरेटर वगैरह से जो लाइट आती है ना, उनको बोलते हैं क्या? डीसी, है ना। और देख लेंगे वो एसी डीसी में कंफ्यूज है, यानी कि घरों में जो लाइट होती है वो एसी होती है या फिर डीसी होती है। 30 में डी। 30 तो बाद में देखेंगे ना पहले। हाँ, तो ये 29 तो हो गया, फिर 30। एक प्रत्यावर्ती धारा जनित्र और दिष्ट धारा जनित्र में महत्वपूर्ण अंतर है। एक प्रत्यावर्ती धारा जनित्र और दिष्ट धारा जनित्र में महत्वपूर्ण अंतर है। प्रत्यावर्ती धारा मतलब दिस इज स्लिप डिफरेंट बिटवीन एंड एसी जनरेटर एंड डीसी जनरेटर। एक प्रत्यावर्ती धारा जनित्र और दिष्ट धारा जनित्र में महत्वपूर्ण है। जनित्र मतलब ये जनरेटर की बात कर रहा है, लेकिन अब समझ में बात ये नहीं आ रही है कि प्रत्यावर्ती धारा जनित्र और दिष्ट धारा जनित्र। आंसर देखते हैं। 30 में डी है। डी का मतलब है प्रत्यावर्ती धारा जनित्र में। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र को क्या बोलेंगे? प्रत्यावर्ती धारा जनित्र। 30 में डी है ना। तो एसी जनरेटर हैज स्लिप रिंग व्हाइल डीसी जनरेटर हैज ए कम्यूटेटर। एसी जनरेटर प्रत्यावर्ती धारा जनित्र में सर्पी वलय होते हैं, जबकि दिष्ट धारा जनित्र में एक दिक् परिवर्तन होता है। तो ये है भाई, एसी जनरेटर प्रत्यावर्ती धारा जनित्र में सर्पी वलय होते हैं, सर्पी वलय होते हैं, जबकि दिष्ट धारा जनित्र में एक दिक् परिवर्तन होता है। दिक् परिवर्तन को क्या बोलते हैं?
डीसी जनरेटर है जी कम्यूटेटर, ठीक है ना। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र में सर्पी वलय होते हैं, जबकि दिष्ट धारा जनित्र में एक दिक् परिवर्तन होता है, दिक् परिवर्तन। 30 के बाद में 31। यदि 100 वाट का बल्ब 10 घंटे काम में लिया जाता है तो बिजली की मात्रा की खपत होगी। अब वो अगर सूत्र याद हो ना, जैसे बुद्धिलब्धि का सूत्र याद कर रखा है ma/g/100, अगर इस प्रकार से ये सूत्र याद हो ना तो फिर हो जाएगा। 31 में डी है 1 किलोवाट बराबर 1 इकाई विद्युत। यदि 100 वाट का बल्ब 10 घंटे काम में लिया जाता है, ठीक है भाई, 100 वाट का बल्ब 10 घंटे काम में लिया जाता है तो बिजली की मात्रा की खपत होगी 1 किलोवाट बराबर 1 इकाई विद्युत। एक व्यक्ति की लंबाई 6 फीट है, उसे अपना पूरा प्रतिबिंब दर्पण में देखने के लिए एक ऊर्ध्व दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई है। तो फिर क्या करें? ऊर्ध्व दर्पण का मतलब ए पर्सन इज 6 फीट टैल, द मिनिमम हाइट ऑफ ए वर्चुअल मिरर, वर्चुअल का मतलब हो जाएगा ये, है ना, वर्चुअल। फॉर बेबो इज ए एंटी लेंथ इन द मिरर एन, जब ये है यही करेंगे तो फिर 6 फीट ही, है ना। 32 में डी नहीं भैया, 3 फीट है ये तो। एक व्यक्ति की लंबाई 6 फीट है, उसे अपना पूरा प्रतिबिंब दर्पण देखने के लिए एक ऊर्ध्व दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई है 3 फीट से तो कम नहीं होना चाहिए, कहने का मतलब यही है 3 फीट। एक दूरदृष्टि से पीड़ित व्यक्ति एक सामान्य दूरी पर रखी गई, एक दूरदृष्टि। अब इसमें खेला ये है, जैसे दूरदृष्टि दोष है ना, तो इसका मतलब है उसकी दूर की नज़र है ना वो तो सही है, दूर की नज़र तो सही है, निकट की खराब है। इस प्रकार से वो निकट की देना है तो निकट की तो सही है, दूर की खराब है। तो दूर के लिए तो करते हैं भाई, दूर में जो बड़ी संख्या आएगी जैसे कि ए व तैल है, और निकट के लिए आएगा उत्तल लेंस। 33 तो इसने डिलीट ही कर दिया भाई। नेत्र लेंस की फोकल दूरी कम हो जाती है, नेत्र लेंस को फोकल दूरी बढ़ जाती है। वह एक उत्तल लेंस की तरह काम करता है, वह एक अवतल लेंस की तरह काम करता है। 33 के बाद में 34। एक 2 कूलाम आवेश को 10 कूलाम आवेश के चारों ओर 3 मीटर त्रिज्या के एक वृत्ताकार पथ पर ले जाने लिए किया गया कार्य होगा। तो किया गया कार्य होगा 34 में ए है, ए का मतलब है 0। एक 2 कूलाम आवेश को 10 कूलाम आवेश के चारों ओर, एक 2 कूलाम आवेश को 10 कूलाम आवेश के चारों ओर 3 मीटर की त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर ले जाने में किया गया कार्य होगा। इसमें सूत्र वगैरह लगेंगे भाई, ये है ना, ये पूरा वो पार्ट पढ़ना पड़ेगा तब होगा ये क्वेश्चन। एक 2 कूलाम आवेश को 10 कूलाम आवेश के चारों ओर 3 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर ले जाने में किया गया कार्य होगा 0। एक प्रत्यावर्ती धारा की विद्युत मोटर में, प्रत्यावर्ती धारा की मोटर में कुंडली में धारा की दिशा एक बार बदलती है। कुंडली के हर प्रत्यावर्ती धारा किसको बोलेंगे? जैसे कि जनरेटर है तो उसको क्या बोलेंगे? वो उसको तो बोलते हैं यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में, ठीक है। जैसे कि यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में है तो वो तो विद्युत जनरेटर है, और विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में है तो उसका मतलब वो जल फेंकने वाली मोटर है, ठीक है। यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा वो तो जनरेटर है, और विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा मतलब कुएं से जल फेंकने वाली जो मोटर। एक प्रत्यावर्ती धारा की विद्युत मोटर में कुंडली में धारा की दिशा एक बार बदलती है। कुंडली के हर आधे चक्कर में एक प्रत्यावर्ती धारा की विद्युत मोटर में कुंडली में धारा की दिशा एक बार बदलती है। कुंडली के हर आधे चक्कर में, अच्छा, हर आधे चक्कर में। वह परिघटना जिसमें किसी एक चालक में बदलता हुआ चुंबकीय क्षेत्र दूसरे चालक में प्रेरित धारा उत्पन्न करता है कहलाती है। बताइए भाई क्या करें? एक परिघटना
या प्रघटना जिसमें एक चालक में बदलता हुआ चुंबकीय क्षेत्र दूसरे चालक में प्रेरित धारा उत्पन्न करता है कहलाती है। एक परिघटना जिसमें किसी एक चालक में बदलता हुआ चुंबकीय क्षेत्र दूसरे चालक में प्रेरित धारा उत्पन्न करता है प्रेरित धारा कहलाती है। चुंबकीय प्रभाव, विद्युत प्रभाव, तापीय विद्युत प्रभाव, चुंबकीय क्षेत्र दूसरे चालक में प्रेरित धारा उत्पन्न होना है तो चुंबकीय ही कर दें। इसमें देखते हैं 36 में डी है भाई, विद्युत चुंबकीय प्रेरण है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण एक परिघटना जिसमें किसी एक चालक में बदलता हुआ चुंबकीय क्षेत्र दूसरे चालक में प्रेरित धारा उत्पन्न करता कहलाती है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। 36 के बाद में 37। शुष्क सेल एक तरह का तो लेड एसिड सेल, निकल आयरन सेल। जो अपने मोबाइल की बैटरी होती है वो किसकी होती है? लिथियम, है ना, लिथियम की बैटरी होती है वो लिथियम की। तो फिर इंग्लिश में क्या है? निकल आयरन, लेड एसिड सेल, सेकेंडरी सेल, प्राइमरी सेल। 3 कर दें क्या इसमें? 37 में ना भैया ना, प्राइमरी सेल है। शुष्क सेल एक तरह का प्राइमरी सेल है। प्राइमरी सेल है, गलत गया क्वेश्चन। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश पता नहीं है तो ना 38 में भी 1.6 × 10⁻19 कोलाम। 1.6 10⁻19 1.6 10⁻19। एक उत्तल लेंस को आवर्धक लेंस शीशा के रूप में उपयोग करने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है? एक उत्तल लेंस को आवर्धक लेंस शीशा के रूप में उपयोग करने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है? एक उत्तल लेंस को आवर्धक लेंस शीशा का उपयोग करने के लिए वस्तु को कहाँ क्या करें भाई? इसमें F2 पर जहाँ एफ लेंस की फोकस दूरी है लेंस के नज़दीक मुख्य फोकस पर 39 डिलीट ही कर दिया इसने। एक उत्तल लेंस को आवर्धक शीशा के रूप में उपयोग करने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है? डिलीट कर दिया भाई। 39 के बाद में 40। एक फ्रिज में निम्नलिखित में कौन सा रंग सबसे अधिक विचलित होता है? विचलित होता है ना, तो फिर तो लाल है ना, वो तो सबसे कम एकत्रित रहता है, तभी तो दूर से लाल कलर को रंग लाल जो हेडलाइट वगैरह उनको देख सकते हैं। विचलित का मतलब है तो भाई वो फीका रहेगा। हरा है, नारंगी है, नीला है, पीला है। हरा, नारंगी, नीला तो नहीं है, नारंगी, हरा, पीला कर दें क्या? देखते हैं ना 40 में। नहीं है, नीला ही है भाई। एक फ्रिज में निम्नलिखित में कौन सा रंग सबसे अधिक विचलित होता है? नीला। ठीक, 40 में नीला है। 40 में नीला है। एक फ्रिज में निम्न में कौन सा रंग सबसे अधिक विचलित होता है? नीला। प्रकाश की किरण परावर्तित समतल सतह पर सतह के साथ 56 डिग्री के कोण पर आपतित होती है। परावर्तन कोण का मान होगा। परावर्तित सतह पर 56 डिग्री के कोण पर आपतित होती है। परावर्तन कोण का मान होगा 56 ही कर दें क्या? तो इसमें 41 में नहीं 34 है भाई, अड़ंगा नहीं चलेगा। प्रकाश की किरण परावर्तित समतल सतह पर सतह के साथ 56 डिग्री कोण पर आपतित होती है। परावर्तन कोण का मान होगा 34। एक वस्तु पहले एक लेंस से 24 सेंटीमीटर की दूरी पर और उसके उपरांत लेंस से 16 सेंटीमीटर पर रखी जाती है। दोनों इस स्थिति में वस्तु के प्रतिबिंब का आवर्धन समान है। लेंस की फोकस दूरी है तो लेंस की फोकस दूरी है 42 में सी है। ठीक है, 20 सेंटीमीटर है। चलो भाई बता। एक वस्तु पहले लेंस है ना, क्या करें इसमें? 42 में सी है 20 सेंटीमीटर। एक वस्तु पहले एक लेंस से 24 सेंटीमीटर की दूरी पर और इसके उपरांत लेंस के 16 सेंटीमीटर पर रखी जाती है। 24 और 16
चॉइस से रब की जाती है। दोनों ही स्थितियों में वस्तु के प्रतिबिंब का आवर्धन समान है। आवर्धन लेंस की फोकस दूरी है 20 सेंटीमीटर। पोर्ट को कॉम पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। सीरियल या परपरल 43 में सीरियल है, सीरियल, ठीक है। सीरियल पोर्ट को कॉम पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। 43 के बाद में 44 भारतीय उपयोगकर्ताओं के लिए निर्मित प्रथम भारतीय वेब ब्राउज़र है। तो फिर मोजिला गूगल भारतीय उपयोगकर्ताओं के लिए निर्मित प्रथम भारतीय वेब ब्राउज़र है। गूगल क्रोम तो मोजिला इंटरनेट एक्सप्लोरर एपिक, वही मोजिला तो एपिक करेंगे 44 में, एपिक है भाई, एपिक भारतीय उपयोगकर्ताओं के लिए निर्मित प्रथम भारतीय वेब ब्राउज़र है। अब ना वो क्वेश्चन ये भी पूछता है कि निम्नलिखित में से बताइए कौन सा ब्राउज़र है और कौन सा ब्राउज़र नहीं है। जैसे कि गूगल क्रोम दिया है ना इसने, तो वो सिर्फ गूगल दे देगा, तो गूगल एक सर्च इंजन है, नहीं कि ब्राउज़र, ठीक है। तो एज है ना माइक्रोसॉफ्ट का, एज और बिंग, जब एज है ना ये वो है ब्राउज़र, ठीक। और जो बिंग है ना, बिंग वो सर्च इंजन है, बिंग है वो सर्च इंजन है। पहले अपन ने याद कर रखा था बिंग, माइक्रोसॉफ्ट के हैं ये दोनों ही, एज और बिंग, कि भाई बी से बिंग, बे से ब्राउज़र है ना, तो ये ऐसे नहीं है, ये ब्राउज़र नहीं है, ये है सर्च इंजन। और एज है जो ब्राउज़र है ना, एज है माइक्रोसॉफ्ट के हैं ये दोनों, एज और बिंग। तो बिंग है वो तो है बिंग से ब्राउज़र कर रखा है ना, तो ब्राउज़र नहीं होगा, ये तो है सर्च इंजन। बिंग सर्च इंजन है, बिंग सर्च इंजन है, और एज है ब्राउज़र। 44 में डी है एपिक। भारतीय उपयोगकर्ताओं के लिए निर्मित प्रथम भारतीय वेब ब्राउज़र एपिक है भाई। कौन सा एक डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर नहीं है? MS एक्सेल, ड्रूपल, ऑर्केस्ट्रा, माइस्क्वेल, नहीं है, पता नहीं है ना। 45 में भी ये नहीं है, 45 में ये नहीं है। 45 में भी है ड्रूपल। कौन सा एक डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर नहीं है? ड्रूपल नहीं है, ऑरेकल है, माइस्क्वेल है, MS एक्सेस है। कौन सा एक डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर नहीं है? ड्रूपल। जबकि ORACLE है, माइस्क्वेल है, माई एक्सेस है। ORACLE, माइस्क्वेल, माई एक्सेस। रैम का पूरा नाम क्या है? रैम का है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम का रीड ओनली मेमोरी। और वो जो है ना, जैसे कि सबसे छोटी इकाई है वो निबल है, निबल के बाद में बिट है ना, निबल के बाद में बिट है, बिट के बाद में फिर बाइट है, तो निबल बिट बाइट, इसके बाद में आ जाएगा KB, MB, GB, TB है ना। TB के बाद में भाई TB किससे होती है? BDP होती है ना, तो B TB के बाद में BDP है ना, तो TB फिर PB आ जाएगा, PB है ना। तो KB, MB, GB, TB, PB के बाद में है EXA, यानी कि X/Y/Z क्रम से होते हैं। तो पहले ये जो Z है ना, इसको लिया Y की जगह पे, ठीक है। तो X तो आ जाएगा, ये X का मतलब है एक्साबाइट है ना, तो PB के बाद में एक्साबाइट है, एक्साबाइट के बाद में जोट्टाबाइट है, फिर योट्टाबाइट है, योट्टाबाइट लास्ट में आएगा, योट्टाबाइट के बाद में BB है, ठीक है। BB यानी ब्रोटाबाइट, जो किस पे TB देख रही है? जियो टाइप है, जियो टाइप, ठीक हो जाएगा ध्यान। जैसे कि सबसे छोटी इकाई है वो है निबल, निबल के बाद में बिट है, बिट के बाद में बाइट है, बाइट के बाद में KB, MB, GB, TB है ना, 1000 चॉइस चलेगा सब में। KB, MB, GB, TB, TB के बाद में TB होती है किससे? BDP होती है ना, तो P और B, ठीक, PB बेटा बाइट। तो KB, MB, GB, TB के बाद में PB के बाद में है EXA, एक्साबाइट, फिर जेट्टाबाइट, योट्टाबाइट है ना, फिर BB है जो TB देख रही है किस पे? जियो TB पे, तो BB यानी ब्रोटाबाइट, फिर जियो टाइप है, सबसे बड़ी है वो जियो टाइप है। 45 में B है ड्रूपल। एक वैश्विक पता एड्रेस जो इंटरनेट पर संसाधनों को पता लगाने है ना, वो जैसे कि एक देगा LAN, लैन का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क है ना। जैसे कि सबसे अगर रेंज के हिसाब से बात की जाए तो ब्लूटूथ से, यानी कि अपने मोबाइल से या फिर लैपटॉप से अगर अपने फ्रेंड को कुछ चीज़ भेज रहे हैं ब्लूटूथ माध्यम से, उसका मतलब है PAN है ना, उसका काम मिलेंगे। पैन का मतलब है पोर्टेबल एरिया नेटवर्क। पैन से जो बड़ा जो क्षेत्र होता है, एरिया होता है, उसका नाम आ जाएगा पैन। पैन के बाद में
लैन आ जाएगा, लैन आएगा या फिर मैन आएगा, लैन आ जाएगा, लोकल एरिया नेटवर्क। पैन, पैन के बाद में शायद मैन है, मैन मल्टीप्लिकेशन एरिया नेटवर्क, पैन, पैन के बाद में मैन, मैन के बाद में ये चक्कर पड़ रहा है इसमें लैन में और मैन में कि भाई पहले लैन आएगा लोकल एरिया नेटवर्क या फिर मैन आएगा। ठीक, मल्टीप्लिकेशन एरिया, शायद ये लोकल एरिया नेटवर्क है, फिर मल्टीप्लिकेशन एरिया देख लेना है ना, पहले लैन आएगा फिर मैन आएगा, लास्ट में तो वो WAN है, वाइड एरिया नेटवर्क। इसका मतलब ऐसे है जैसे कि जो लोकल एरिया नेटवर्क है ना लैन, इसका मतलब है जैसे कि आप जो एक कक्ष है उसके सभी कमरों को जोड़ना चाहते हैं, या फिर जो एक स्कूल है उसका एक कक्ष से दूसरे कक्ष को कनेक्ट करना चाहते हैं, वो लोकल एरिया नेटवर्क में आ जाएगा। मल्टीप्लिकेशन एरिया नेटवर्क का मतलब होता है जैसे कि एक शहर है तो एक छोर से दूसरे शहर को एक शहर में कनेक्ट करने के लिए वो मैन है। हाँ, तो शायद पहले पैन, पैन के बाद में लैन, लैन के बाद में मैन, मैन के बाद में आ जाएगा WAN, बैन। 46 में B है URL। URL का फुल फॉर्म क्या है? यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक, उपग्रह फोन व कम गति संचार के लिए पृथ्वी की निचली कक्षा उपग्रह नक्षत्र है। तो फिर लियोसैट, मेरिडियन, ग्लोबल स्टार, 47 में A ग्लोबल स्टार है। उपग्रह फोन पर कम गति संचार के लिए पृथ्वी की निचली कक्षा उपग्रह नक्षत्र है ग्लोबल स्टार, 48। IRS श्रृंखला उपग्रह के लिए उपयोग किया गया, IRS श्रृंखला उपग्रह के लिए। तो फिर ये तो सुदूर संवेदन, 48 में, हाँ सुदूर संवेदन, सुदूर संवेदन, IRS श्रृंखला उपग्रह के लिए उपयोग किया जाता है, सुदूर संवेदन, सुदूर संवेदन, IRS, ठीक, सुदूर संवेदन है। फिर को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के पिता कहते हैं, 49 में B है, विक्रम अम्बालाल साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के पिता कहते हैं। ठीक है, विक्रम अम्बालाल साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के पिता कहा जाता है, साराभाई, साराभाई। फिर गगन इसरो का एक उपग्रह पूर्ण प्रपत्र है, 50 में D है भाई, GPS एडेड जियो संवर्धन, ऑगमेंटेड नेविगेशन, GPS एडेड जियो संवर्धित ऑगमेंटेड नेविगेशन। ठीक है, GPS एडेड जियो संवर्धित ऑगमेंटेड नेविगेशन। गगन इसरो का एक उपग्रह पूर्ण प्रपत्र है, GPS एडेड जियो संवर्धित ऑगमेंटेशन नेविगेशन, गगन। फिर 51 में क्या है? राजस्थान के किस जिले में इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र है? भाई 50 क्वेश्चन राजस्थान जी के क्या हैं। ठीक है, तो इनको अलग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं कोई और वीडियो में। धन्यवाद।